चलिए, तो बाजार पर बातचीत हो गई और अब स्वदेश में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव सरकार एक्शन मोड में है। राज्य में सोमवार को कोरोना के 1036 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से हमने देखा है लगभग 961 मामले सिर्फ मुंबई से ही आए हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियां कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। हालात को देखते हुए आज उद्धव कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें मास्क जरूरी तो नहीं किया गया है, लेकिन मास्क पहनने पे जोर दिया गया है। खासकर महाराष्ट्र के 6 शहरों पर यहां पे ज्यादा चिंता जताई गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, 6 जिलों में बढ़ रहा है। मुंबई है, पुणे है, ठाणे है, पालघर है, रायगढ़ है। तो यह जिलों में अभी पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर ज़्यादा टेस्टिंग होने की ज़रूरत है। और यह टेस्टिंग के माध्यम से अभी जो आज पॉजिटिविटी रेट है वो रेंजिंग फ्रॉम 3 to 6-7%, 8% तक पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर है। तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की वजह से केंद्र सरकार ने भी एक ही कहा है कि आप टेस्टिंग बढ़ाओ, तो टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ हुआ है, इस पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। मीट महाराष्ट्र की खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि मास्क मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, कोविड रेस्ट्रिक्शन भी लादे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर एक बार उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क जरूर पहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बार बार लगातार सरकार ये लोगों से अपील कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है, वहां पर टेस्टिंग बढ़ाना जरूरी है, वैक्सीनेशन भी रैंप अप करना है। वही डिस्ट्रिक्ट है मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे। ये 6 जिले हैं जहां पर एकदम से संख्या कोरोना की बढ़ रही है और इन्हें रोका जाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ वेट एंड वॉच मोड में महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक केसेस है जो बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं हो रहा, कंपैरेटिवली जो सर्ज बढ़ रही है, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, रिस्ट्रिक्शन लादे लोगों पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इससे गंभीर समस्या भी यह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। चलिए, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में हालात कितने गंभीर है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एसएल रहेजा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट और हेड क्रिटिकल केयर डॉक्टर संजीत शशिधरन जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीत, स्वागत है आपका स्वदेश में। क्या हम माने कि ये चौथी वेव की आहट है? ये चौथी वेव तो हम कह नहीं सकते हैं फिलहाल, बिकॉज चौथी वेव के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस की जरूरत है, बहुत सारे पेशेंट्स को क्रिटिकल होने की जरूरत है। वैसा वेव बोलना ही वो गलत है। एट द मोमेंट इसको ऐसा बोल सकते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। वेव बोलकर पैनिक क्रिएट करना वो अच्छी बात नहीं हो सकती है, और ये वेव है भी नहीं, बिकॉज हमने देखा है कि पेशेंट्स कि इन्फेक्शन रेट तो बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हॉस्पिटल इतने कम है कि 0.7% खाली पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं इस सब पॉजिटिव में से। सो नॉट टू पैनिक, नॉट टू वरी, मेरा ये सबसे विनम्र विनंती है। ये संजीत, जो केसेस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कैसे अब देखेंगे? देखिए, एक वैक्सीनेशन की 2 डोजेस हो चुकी हैं, बूस्टर डोज बहुत लोग अब लगवा चुके हैं। क्या इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर बढ़ तो रहा है, लेकिन केसेस कंट्रोल में है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, डेथ रेट यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है? क्या ये इसी का नतीजा है और इसीलिए ये स्थिति एकदम गंभीर नहीं है? बिल्कुल सही कह रहा आपने, बिल्कुल सही। ये वैक्सीनेशन का फायदा ये होता है कि पेशेंट सीरियस नहीं होते हैं, पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं। इसके लिए ही हमको वैक्सीनेशन और उसकी बूस्टर लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली
दो जो बुजुर्ग होते हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की त्रास है, जिसको मैलिग्नेंसी हो, जो बहुत इम्यूनोसप्रेस कंडीशन में हो, ऐसे पेशेंट्स को बूस्टर लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे पेशेंट्स को मास्क पहनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे मास्क उतारना नहीं। ये ऐसे पेशेंट्स क्राउडेड जगह पे जहां पर ट्रेन हो, बसेस हो, उसमें मास्क के बिना जाना बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग को ये नहीं पता कि अगर समझ लो ये जो सेम वायरस है, बहुत सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो बुजुर्ग पेशेंट को अगर इन्फेक्ट कर जाए, तो फिर ये पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होंगे, क्योंकि इनको ज्यादा वक्त नहीं लगता खराब होने के लिए। इसीलिए मास्क पहनना स्पेशली बुजुर्गों में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जो केसेस में सडन राइज हमें दिखाई दिया है डॉक्टर संजीत, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि यहाँ पर मास्क हटाने के आदेश आ गए थे और हमें लगने लगा था कि स्थिति सामान्य हो गई है, वैक्सीनेशन लोगों की हो चुकी थी। क्या इसी की वजह से, कंप्लिसेंट होने की वजह से हम केस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, या आपको लगता है कि देखिए वायरस तो जाएगा नहीं, वायरस तो हमारे इर्द गिर्द ही है और वो म्यूटेट होता रहेगा? क्या कहेंगे? यस, तो वायरस तो हमको अभी वायरस के साथ जीना सीखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको वायरस के साथ कैसे जीना है। इंपॉर्टेंटली केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उसके लिए 3 कारण है। एक कारण यह है कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो कम हो गई है। बूस्टर्स बहुत सारे जन लगवा नहीं रहे हैं, इसकी वजह से ये जो सर्ज होने चालू हो गया है। दूसरा चीज, पेशेंट की मोबिलिटी, पेशेंट घूमने चालू हो गया है। मास्क जो अनिवार्य था वो दैट हैज बिकम कंप्लीटली कॉम्प्लेसेंट। मास्क फटीक जैसा आ गया है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, क्राउडेड स्पेसेस में जा रहे, एक तरीके का रिवेंज वेकेशन चालू है। उसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ने की वजह से वायरस भी बढ़ रहा है। और तीसरा चीज, जो हाइब्रिड जो वेरिएंट, जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, BA.2 स्पेसिफिक, BA.4 एंड BA.5, ये इनको एक ग्रोथ एडवांटेज है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को एस्केप कर लेते हैं, वैक्सीन को भी एस्केप कर लेते हैं, और हाइब्रिड इम्यूनिटी को भी, नेचुरल इम्यूनिटी है उससे भी वो एस्केप कर लेता है। बल्कि ये भले ही इन्फेक्ट कर ले तो भी इनके जो केसेस है वो माइल्ड है। इसीलिए वो सर्ज हमको दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ पेक्यूलियर चीजें जो हमें सर्च में दिखाई दे रही है, ये केसेस काफी कम है लेकिन देखिए रिपोर्ट होते रहते हैं, वो ये है कि अमूमन हम कहते हैं कि अगर आपको कोविड हो जाए और उसके बाद आपको लगभग 2 महीने तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहती हैं तो आपको कोविड नहीं होगा। लेकिन ऐसे देखा जा रहा है कि लोगों को कोविड हुआ है लेकिन 2 महीने से पहले उनको फिर से रिलैप्स हुआ है, बूस्टर डोज लोगों ने लिया है लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोविड हो रहा है। क्या इस तरह के रेयर केसेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? नहीं, ये जब हम रिलैप्स या रीइंफेक्शन बोलते हैं, वो तभी बोला जाता है जब 3 महीना पास होता है। तो कोविड होने के बाद 3 महीना पास हो जानी चाहिए, उसके बाद एक रिपीट RT-PCR होनी चाहिए, रैट नहीं होनी चाहिए, जो रैपिड एंटीजन है वो नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रिपीट RT-PCR। जो 3 महीने के बाद जब रिपीट RT-PCR किया जाता है और ये सिम्टम्स होते हैं कोविड के, और ये 3 महीने के दौरान आफ्टर 3 मंथ्स है, तब उसको रीइंफेक्शन कहलाया गया है। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे जो भी पेशेंट्स हमने देखे हैं जो रीइंफेक्ट हुए हैं, जो हमको रिलैप्स हम बोलते हैं, जिसको हम रिलैप्स बोल रहे हैं, वो बहुत ही माइल्ड है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सीरियस केस आया नहीं है जिसकी वजह से ICU में हमको उनको दाखिल करना हो और वेंटिलेटर पर डालना हो। सो वी कैन रेस्ट एश्योर्ड कि जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसके वजह से, जो वैक्सीन का मेन एडवांटेज होता है कि हम इनको हॉस्पिटलाइज होने नहीं देंगे, वो वैक्सीन काम कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग बूस्टर डोज लेने पर थोड़ा सा तवज्जो दें और बिल्कुल भी कंप्लेसेंट ना हो। भले ही पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, केसेस फिलहाल गंभीर नहीं है, लेकिन मास्क आपको लगाए रखना है। डॉक्टर संजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बात की। इसी बीच महाराष्ट्र में कोविड कंट्रोल के लिए एक तरफ जहां राज्य सरकार की बैठकें जारी हैं, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस नेता और राज्य के मंत्री नितिन राउत ने महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से नागपुर आने वाले प्रवासी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, जो नागपुर शहर में जो कोरोना बढ़ रहा है उसका मेन रीज़न जो है वो दिल्ली से आने वाले जितने प्रवासी है, वो प्रवासियों के वजह से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। जो केसेस आज 35 केसेस हमने जो ट्रेस किए हैं उसमें मैक्सिमम दिल्ली से आने वाली केसेस हमको मिली है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा कि एयरपोर्ट पर ही हम उनका ट्रेसिंग करें, ऐसी सूचनाएं दी। साथ में शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने टेस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मैंने सूचनाएं प्रशासन को कर दी है।
चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है और पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है और ये सौगात दी गई है जन समर्थ पोर्टल के जरिए। अलग अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत आखिर क्या है इस पोर्टल की खासियत और कैसे इस पोर्टल के जरिए देश की तरक्की को मिलेगी स्पीड, पेश है एक रिपोर्ट। लोन मिलना हुआ आसान, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। अब आम आदमी को घर बैठे मिल सकेगा सरकारी लोन। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारे लोन, यानी लोन अनेक, प्लेटफॉर्म होगा एक, जिसका आगाज किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जहां सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लेन देन के लिए एक कॉमन पोर्टल जन समर्थ शुरू किया गया है। पोर्टल के आगाज के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद भी। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर जो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। वहीं क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ की कई खूबियां हैं। इसमें 15 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। इसके जरिए लोन लेने वाले ग्राहक सीधे ऋणदाताओं से जुड़ सकेंगे, जिसमें लोन अप्लाई करना बेहद आसान है। अभी फिलहाल तो शुरुआत में 13 स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं, सारे बैंक्स में एक्टिव हो गया है ये, और आई थिंक ज्यों-ज्यों समय चलेगा तो और स्कीम्स ऐड होते जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बाकियों से अलग होगा, ये ज़्यादा सरल होगा? ये भी सरल होगा। सरलीकरण एक इम्पोर्टेंट आधार है इस इनिशिएटिव का। और कितने वक्त में उम्मीद की जा रही है कि लोन मिल जाएगा? ऐसे तो बताना जरूरी नहीं, रियल टाइम ही हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ही सब कुछ देगा। जब आपके पास सारे चीज़ें एम्बेडेड है, IT रिटर्न्स लेके, GST लेके और बाकी सारे जब प्रॉपर्टी का पेपर्स का है, तो वो जो हो जाता है तो उसका सरलीकरण बहुत आसानी से, मुझे लगता है 6-8 दिन में, 1 हफ्ता मैक्सिमम हो जाएगा। सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल काफी कारगर साबित होने वाला है, जिसमें सभी प्रकार के क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक रहेंगी और अलग अलग पोर्टल पर लॉगिन के झंझट खत्म हो जाएंगे, यानी कि लोन लेना अब चुटकियों का काम होगा। इसका जो आपको आउटकम मिलेंगे वो जितना क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर नहीं, वो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, सुगमता, सहज तरीके से लोन प्राप्त हो सकते हैं और आपको तरह तरह के ऑफिस जाना नहीं, बार बार फॉलोअप नहीं करना है। आपको बैठे बैठे स्टेटस का पता लग जाएगा। जब आप अप्लाई करोगी आपको ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, कौन से बैंक में जाना है, फिर आपकी मनमर्जी, जैसे चाहो आप अप्लाई करो। वहीं इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक सभी प्रकार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा पाएंगे। सभी शिकायतों के निराकरण के लिए अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के पोर्टल और शिकायत केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ET नाउ स्वदेश। लेकिन जन समर्थ पोर्टल आखिर काम कैसे करता है, इसमें यूजर्स कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स बता रही हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। इस पूरे हफ्ते सरकार मना रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है जन समर्थ पोर्टल का। चलिए आपको दिखाते हैं ये पोर्टल कैसा होगा और कैसे काम करेगा और आम लोगों की कितनी मदद से आएगा। जैसे ही आप जन समर्थ की लॉगिन या रजिस्टर पर जाएंगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, यानी इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ये कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना ईमेल एड्रेस भी जानकारी देनी होगी और उस पर भी एक OTP आएगी जो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्लेटफॉर्म खुलेगा वो कुछ इस तरह से आपका होम पेज दिखाई देगा, यानी इस होम पेज पर अलग अलग तरह की
स्कीमों के तहत किस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी सरकार की ओर से दी जा रही है, उसकी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर दी गई हुई है। यानी लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है इस एक जनसमर्थ पोर्टल के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम्स की जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी स्कीमें एजुकेशन लोन के लिए हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी लोन की सुविधाएं हैं, लाइवलीहुड हो या फिर बिजनेस एक्टिविटी लोन्स हो। चलिए आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन्स की जो जानकारी है वो दिखाते हैं। 6 अलग अलग स्कीमें जानकारी दी गई है। आपको याद होगा पीएम स्वनिधि योजना का भी एक ऐलान किया गया था कोविड के दौर में, जब जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके लिए भी। तो आप चाहें तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी करके अपनी कैटेगरी चूज़ करके अपनी जितनी भी अपनी जानकारी भरी है और अपनी एलिजिबिलिटी चूज़ कर सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। साथ ही अगर आपको चेक करना हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, तो वो भी यहाँ पे आप चेक एप्लीकेशन में माय एप्लीकेशंस पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने कई और ऐलान भी किए हैं और इन तमाम ऐलानों की डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज कुछ अहम घोषणाएं की है। एक तो पिछले 8 साल में खासकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उसका कितना फायदा अर्थव्यवस्था को मिला है और साथ ही साथ आम आदमी को इन रिफॉर्म्स से किस तरीके से जोड़ा गया है, उसकी पूरी रूपरेखा प्रधानमंत्री ने पेश की। साथ ही साथ कुछ अहम घोषणाएं भी की। एक अहम घोषणा जो है वो है जन समर्थन पोर्टल से संबंधित। मतलब सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए करीब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो 13 क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स हैं उसको जोड़ा गया है। मतलब किसी भी आदमी को अगर इन 13 क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का फायदा उठाना है तो उसके लिए लोन लेने के लिए उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या बैंक्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो इस डेडिकेटेड पोर्टल पे जाएं, वहां पे एप्लीकेशन डालें और अधिकतम 7 दिन के अंदर उन्हें लोन मिल जाएगा। लोन की अधिकतम राशि क्या होगी वो अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं उसी हिसाब से ये तय होगा। ये पोर्टल फंक्शनल है और इसके जरिए सरकार की कोशिश ये है कि जो आम कंज्यूमर है या आम आदमी है, व्यापारी है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं वो आसानी से इसका फायदा उठा पाएं। बेहद सरल प्रक्रिया होगी और ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक और अहम अपील प्रधानमंत्री ने बैंकर्स से की है। खास करके उन्होंने ये कहा है कि इंडियन करेंसी को और बैंक्स को इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में बैंकिंग डिपार्टमेंट और जो बैंक्स हैं देश के अंदर वो सोचे और एक खाका तैयार करे, रणनीति तैयार करे, ताकि भारत जो है आने वाले वक्त में दुनिया के हर देशों में पहुंचे और साथ ही साथ इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़े, बैंकिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत हो। इसको लेकर रणनीति तैयार करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 76,000 करोड़ से ज्यादा के आधुनिक हथियार खरीदने की मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सैनिक साजो सामान डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे और कैसे होगा ये सब कुछ हमारे सहयोगी सृंजॉय दत्ता बता रहे हैं। 76,390 करोड़ ये आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर किए हैं और टोटल वैल्यू जितना प्रोजेक्ट्स का है 76,390 करोड़। आज डीएसी का चेयरमैनशिप किए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, तीनों चीफ थे और जो मेन प्रोजेक्ट्स हुआ क्लियर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नेवी के लिए 8 वॉरशिप। ये कॉर्वेट बनेगा देश में, सब कुछ ही इंडिजिनस रहेगा और ये 8 कॉर्वेट जो बनेगा इसका वैल्यू रहेगा 36,000 करोड़। ये छोड़ के 3 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनेगा एयरफोर्स के लिए, ये 5,000 करोड़ और आर्मी के लिए व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 105 क्लियर हुआ है 5,000 करोड़ का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंजाब में यूज़ होगा, लद्दाख में यूज़ हो सकता है, आपका सिक्किम में यूज़ हो सकता है और ये ज़रूरी भी था आर्मी के लिए। लेकिन 76,000 करोड़ का क्लियरेंस हुआ है, सभी देश में बनेगा और ये कोई रिकॉर्ड शायद है। संजय चौधरी, ET स्वदेश इन दिल्ली।
अब बात यात्रियों को भारतीय रेलवे की ओर से दी गई नई सुविधा की। भारतीय रेलवे ने एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा को बढ़ाकर 12 कर दिया है। ये सुविधा उन यूजर्स के लिए है जिनका आईडी आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है। वहीं आधार से लिंक्ड यूजर्स अब एक महीने में 12 की जगह 24 टिकट बुक कर सकेंगे। इस बारे में पूरी समझाइश हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। जी बिल्कुल, रेल मुसाफिरों के लिए ये अच्छी खबर है, जहां अब आप एक महीने में अपने IRCTC यूजर आईडी से 6 नहीं बल्कि 12 टिकट बुक कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका यूजर आईडी आधार से लिंक्ड है तो आप 12 नहीं बल्कि एक महीने में 24 रेल टिकट बुक कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जो मौजूदा क्षमता है एक यूजर आईडी के जरिए IRCTC मोबाइल ऐप पर या फिर वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की, उस क्षमता को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला, जहां पर अभी तक जो नियम था उसमें यह था कि एक यूजर आईडी जो अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो सिर्फ 6 टिकट बुक हो सकती हैं, और अगर आधार से लिंक है तो 12 टिकट बुक हो सकती है। जबकि नए आदेश के मुताबिक अब आप अपनी यूजर आईडी से एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि अगर वो आधार से लिंक नहीं है और अगर आधार से लिंक है तो अब आप 24 टिकट बुक कर सकते हैं। ये नया आदेश अगले 3 से 4 दिनों में लागू हो जाएगा, और इस एक कदम के जरिए रेलवे की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो, जो कि मौजूदा तकरीबन 80% के आसपास है। तो इसको, इस परसेंटेज को कई गुना बढ़ाया जाए, और उसमें फ़ायदा ये भी होगा कि IRCTC के जरिए जो रेवेन्यू रेलवे को सीधे तौर पे आता है उसका भी ज़बरदस्त लाभ मिल पाएगा। तो ये बड़ा फैसला, जिसमें जाहिर तौर पे जो टिकट बुकिंग करते हैं रेलवे के लिए उनको ज़बरदस्त राहत मिलेगी, एक छूट या बड़ा फ़ायदा उनको मिल पाएगा। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते के पहले दिन हमने देखा कि बाजार दायरे में ही रहा। उतार चढ़ाव के बावजूद निफ्टी फ्लैट और सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है और सबसे ज्यादा फायदा बैंक निफ्टी को मिला है, जो हरे निशान के साथ 35,300 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन आज सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो रियल्टी, इंफ्रा और IT शेयरों में हमने दबाव देखा है। बाजार में आज कारोबार कैसा रहा, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए बाजार आज दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करता रहा। शुरुआत में कमजोरी के साथ ही हमने ट्रेड्स ओपन होते हुए देखे। उसके बाद एक समय ऐसा भी था जहाँ पर बाजार पिछले स्तरों से रिकवर करता हुआ भी दिखा, लेकिन फाइनली फिर 16,600 के नीचे ही निफ्टी में भी क्लोजिंग हमने देखी। और बैंक निफ्टी ऑफकोर्स हरे निशान के साथ क्लोज होने में वो तेजी भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ग्रीन पैटर्न में क्लोजिंग दिखी, वो भी बड़ी बात थी। सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लेकिन रिफाइनिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में लगातार जो बढ़त है उसका इम्पैक्ट हम आपको रिफाइनिंग स्टॉक्स में लगातार बता रहे हैं। MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स इसके चलते इसी फोकस में थे। करीब 5% अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक्स में ट्रेड नजर आए। रिलायंस काउंटर खुला तो कमजोरी के साथ, लेकिन एक समय था जबकि रिलायंस में भी हमने तेजी देखी। ऑफकोर्स क्लोजिंग के समय हमने देखा वहां पर भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। इसके अलावा जो क्रूड में उथल पुथल है, कच्चे तेल की चाल लगातार $120 के पार ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका एक इम्पैक्ट एक कंसर्न ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए लगातार बनता हुआ दिखा, और इससे जुड़ी रिसर्च भी हमने आप तक जरूर पहुंचाई। ऑटो स्टॉक्स, आज सुबह हमने आपको बताया था कि ऑटो स्टॉक्स पे आज फोकस रहेगा। फाडा के डेटा आते हुए दिखे, कुछ समय पहले ऑटो बिक्री के नंबर्स थे, इन तमाम का इम्पैक्ट। और लगातार बजाज ऑटो में जिस तरह से सुबह हमने आपको राय दी थी, बाजार खुलने से पहले, बाजार खुलने के बाद स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिला। मूव, शानदार अप मूव के साथ स्टॉक में हमने क्लोजिंग भी देखी। मेटल स्पेस फोकस में थे 2 बजे जब क्लोजिंग कॉल की शुरुआत हम कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि मेटल स्पेस है जो कि फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ वहां पर ट्रेड्स नजर आए। इसके अलावा बाजार के अन्य गेनर्स की अगर बात करें जो कि बाजार को काफी हद तक पॉजिटिविटी दे रहे थे, इसमें इन्फोसिस, ITC का स्टॉक था। ITC के स्टॉक पर लगातार हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की पॉजिटिव राय अब बनती हुई दिख रही है। आज सुबह समीर अरोड़ा से जब बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ITC को रखा है और ITC में आगे भी काफ़ी हद तक मोमेंटम बेस्ड कामकाज का अनुमान और भरोसा उन्हें है। इसके अलावा JSW स्टील तो था ही, लेकिन ICICI बैंक के स्टॉक में भी अच्छी बढ़त के बीच ट्रेड्स नजर आए। मिड कैप में ऑयल इंडिया, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। अडानी पावर में अपर सर्किट के साथ ट्रेड्स हमने देखे। अडानी टोटल गैस
भी करीब 4 से 5% के अपमूव के साथ ट्रेड्स दिखे। 4.25% की तेजी पर यह स्टॉक भी क्लोज होता हुआ दिखा। और इसी सूची में कई सारे स्टॉक्स जैसे टाटा एलेक्सी, डालमिया, भारत शुगर प्ले भी फोकस में था, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का जो लक्ष्य है 5 महीने पहले भारत ने हासिल किया है 10% का, और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स में भी काफी हद तक हमने रुझान जो है तेजी का, पॉजिटिविटी का ही देखा। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल, एफएमसीजी और फार्मा स्पेस में अच्छी बढ़त थी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकारी बैंक क्षेत्र लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आए। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, निफ्टी और सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज करने में कामयाबी हासिल की। चलिए, तो ये था बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और उसके लिए अगला ट्रिगर रिजर्व बैंक की पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन की बैठक आज से शुरू हो गई है। क्रेडिट पॉलिसी 8 जून को पेश होगी और इस बार की पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं बाजार को, इस पर हमने एक खास पोल भी करवाया है। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं पोल्स की डिटेल लेकर। डिम्पी, देखिए, पोल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि क्या आरबीआई फिर से दरों को बढ़ाने जा रहा है कि नहीं, यानी कि ब्याज दरें, आपका ईएमआई महंगा होने जा रहा है कि और नहीं होने जा रहा है। तो इसका जवाब अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठक से ठीक पहले पोल में आपको ये जवाब मिल जाएगा, और उसका जवाब है हाँ, आपकी ईएमआई थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि हाँ 100% है। रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मतलब आपकी ब्याज की दरें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। नहीं वाले कहने की संख्या 0 है। अब ये होगा कितना, ये अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है बात, लेकिन हाँ दरें बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम टिपिकली बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ाई जा सकती है। उसका जवाब है हाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमने जब पोल ये किया कि क्या रिवर्स रेपो में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या, तो वहाँ पर भी जवाब था कि हाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। 90% लोगों का ऐसा मानना था। 10% कह रहे थे कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंडेट के साथ ही जाइए और हो सकता है आपको रिवर्स रेपो में चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये 2 हमने बेसिक क्वेश्चंस जो भी एक्सपर्ट्स थे उनसे पता किया, तो उसके बाद का ये पोल निकल के आया। फिर हमने एमपीसी की बैठक की बारीकियों के बारे में पता किया कि इस बार की बैठक में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट था कि स्टांस कैसे होगा, हॉकिश यानी कि बहुत गंभीर होंगे, बेरिश यानी कि बहुत नरम हो जाएंगे, या फिर अकोमोडेटिव होगा, बैलेंस करके चलेंगे। तो चलेगा बैलेंस करके, अकोमोडेटिव स्टांस रखने पे विचार होगा। रिवर्स रेपो पे भी आपने अपने पोल में बताया था कि 90% कह रहे हैं कि हाँ बदलाव होगा। कितना होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये 0.15% से बदलाव हो सकता है, और जो बढ़कर 3.5% के आसपास हो सकता है रिवर्स रेपो। ये आप इस पे दूसरा पॉइंट था। फिर हमने ये पूछा, तीसरा पॉइंट था वो था इन्फ्लेशन को लेकर कि क्या महंगाई को लेकर बात होगी। तो क्रूड में तेज़ी से सीपीआई का अनुमान बढ़ा सकते हैं, और इसी को मैनेज करने का आरबीआई पूरा काम करेगा। आरबीआई के लिए सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है कि बढ़ते हुए क्रूड का उसके पास अभी कोई तोड़ नहीं है, और सारी कमोडिटीज़ अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20% तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन क्रूड नहीं अभी आया नीचे। फिर हमने ये देखा कि आगे चल के क्या दुनिया भर में महंगाई को लेकर या इसको लेकर चिंता है, तो वो भी एमपीसी की बैठक में स्टेटमेंट आएगा कि देखिए दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है, इसलिए कमोडिटीज़ पे खासकर महंगाई के मुद्दे पे इर्द गिर्द एमपीसी की ज़्यादातर बैठक घूमेगी। तो क्रक्स ऑफ द इस पोल का यही है कि एक तो आप थोड़ा ब्याज दरें आपको और बढ़ती हुई दिखेंगी, और दूसरा महंगाई और साथ ही कच्चा तेल, इसके इर्द गिर्द पूरी एमपीसी की बैठक का लबोलुबाव रहेगा। मोबाइल और इंटरनेट सुविधा में जल्द और बेहतर इसे होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम विभाग तेजी से मंजूरी के लिए राज्यों के नया पोर्टल गतिशक्ति संचार के इंटीग्रेशन का काम जल्द पूरा कर लेगा। और कैसे होगा ये सब, सहयोगी दानिश आनंद समझा रहे हैं। देखिए, देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम रखा है, और ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता लगा है कि डीओटी आने वाले कुछ दिनों में सारी स्टेट्स को गति शक्ति संचार पोर्टल से फुली इंटीग्रेट कर देगी। ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये जितनी भी पेंडिंग आरओडब्ल्यू यानी कि राइट अवे एप्लीकेशंस हैं उनको जल्द से जल्द अप्रूव करने के लिए बनाया है। तो ये जो पोर्टल है, ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो आगे जाकर टावर्स को इरेक्ट होने में या नई जगहों पर जहाँ पे टावर्स नहीं है उनको फैलाने के लिए इसका काम आएगा। और 3 स्टेट्स यानी कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और असम, जिन्होंने अभी तक अपने आप को इस पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया था, आने वाले कुछ दिनों में ये तीनों स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिवली ये भी सूत्रों से पता लगा है कि जून के महीने में सरकार लगभग 5000 से ऊपर जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको वो अप्रूव करेगी या उनको प्रोसेस करेगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इससे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा ये जो गतिशक्ति संचार पोर्टल है, इस
को जब बनाया गया था उसके पहले लगभग देश में 70,000 के ऊपर पेंडिंग ROW एप्लीकेशंस होती थी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब ये लगभग 6,500 के करीब है। और सूत्रों ने ET Now स्वदेश को ये बताया है कि जून के महीने में लगभग 5,000 के ऊपर जितनी एप्लीकेशन है उनको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये खबर ना कि सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के लिए, लेकिन एक खबर कंज्यूमर्स के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि एक बारी जब सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो हम बेटर टेलीकॉम कनेक्टिविटी और एक बेटर मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के लिए रोड शो में 10 PE निवेशक मौजूद रहे। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक TPG कैपिटल, ब्लैकस्टोन और वॉर्बर्ग पिंकस समेत दिग्गज निवेशकों को प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। और क्या कुछ हुआ यहाँ पर, पूरी डिटेल हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जहां सरकार ने यूएस में रोड शोज कंडक्ट किए थे IDBI बैंक के स्टेक सेल के लिए, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 10 PE इन्वेस्टर्स से वहां प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि TPG कैपिटल, ब्लैकस्टोन ग्रुप, KKR, वॉर्बर्ग पिंकस, कम से कम इन जो PE इन्वेस्टर्स हैं इनसे बातचीत हुई, यहाँ प्रेजेंटेशंस दिए गए। साथ ही साथ सरकार ने यह भी मंशा साफ की कि वो जो स्टेक है वो प्रीमियम पर बेचना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है वो लगातार जारी है IDBI बैंक की। अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 3 से 4 हफ्ते में फ्लोट हो सकता है। कुछ और रोड शोज हैं, उसको कंडक्ट होने के बाद, जो इन्वेस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होगा। इस यूएस रोड शो की बात करें तो यहाँ पे दीपम के, LIC के, IDBI बैंक के इन सारे अधिकारियों ने अटेंड किया था जून 1 से 3 के बीच में। साथ ही साथ सरकार पूरी जो हिस्सेदारी है IDBI बैंक में उसको एक बार में बेचने की मंशा नहीं रखती है, वो शायद स्टेजेस में होगा। LIC की बात करें तो वो कुछ हिस्सा IDBI बैंक में रखना चाहता है, क्योंकि जो बैंक इंश्योरेंस चैनल है उसके बेनिफिट्स को वो लगातार भुनाना चाहता है। इसलिए जो पहले चरण में हिस्सेदारी है वो करीब 26 से 45% तक ही बेची जा सकती है। बाकी सरकार एक बार जायजा लेने के बाद, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन इस पर किया जाएगा कि कितना हिस्सा IDBI बैंक में बेचा जाए। और अब बात करते हैं गाड़ियों की, जिनका बाजार जो थम गया था वो फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। मई में रिटेल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 204% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि डबल। और इन सब के बीच एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखा है, वो ये है कि सस्ती और छोटी गाड़ियों की बजाय अब लोग महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पेश है स्वदेश विशेष। चलिए अब बात गाड़ियों की कर लेते हैं, जिनका बाजार जो थम सा गया था वो रफ्तार सा पकड़ने लगा है। मई में रिटेल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 204% बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जिसको आप 204 समझ रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर होता है, यानी कि पिछले मई की बात। पिछले मई की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि वो मंजर ऐसा था जहाँ जान बचा रहे थे, तो गाड़ियों की खरीद थोड़ी आगे पीछे थी। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखें तो नंबर, आंकड़े बेहतर हैं। 204 थोड़ा सा ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखा है, वो ये है कि अब सस्ती और छोटी गाड़ियों की बजाय लोग महंगी और बड़ी गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर क्या है इस बदलाव की वजह? क्या छोटी गाड़ियों का ज़माना अब जाने वाला है या फिर कोई और है वजह? इन सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कोरोना का काल एक ऐसा काल था जो देश दुनिया में कई तरह के बदलाव लाया, और उसी बदलाव ने कारों की खरीदारी का ट्रेंड ही बदल दिया है। जहां पहले मिडिल क्लास लोगों ने सेकेंड हैंड कार खरीदनी शुरू कर दी, वहीं सस्ती कारों से भी तौबा की है, जिसका नतीजा ये रहा कि साल 2022 में 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों की बिक्री जोरदार रही और 38% बढ़ी है, जबकि इस अवधि के दौरान कम कीमत वाली कारों में मामूली 7% की बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल एनालिसिस बताता है कि साल 2021 में 25% की तुलना में प्रीमियम कारों का अब कुल ऑटोमोटिव बाजार का 30% है। भारत छोटी कारों के लिए बड़े बाजार के तौर पर जाना जाता है, मगर अब भारत से छोटी कार कंपनियां किनारा कर रही हैं। 2014-15 में महंगी और प्रीमियम कारों के केवल 71 मॉडल बाजार में थे।
जो 2020-21 में बढ़कर 93 हो गए, जबकि इस दौरान छोटी और सस्ती कारों के मॉडल 29 से घटकर केवल 12 ही रह गए हैं। ऐसे में कार बाजार में छोटी कारों के मुकाबले महंगी और प्रीमियम कारों की बिक्री 5 गुना तक बढ़ गई है। टू व्हीलर मार्केट में भी कुछ इस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 से 6 सालों में 70,000 रुपए से अधिक कीमत वाले टू व्हीलर की बिक्री लगातार बढ़ी है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद मिडिल या लोअर इनकम वाले लोगों की इनकम में काफी गिरावट आई है। इससे वे इस वक्त नई कार खरीदने से बच रहे हैं और सेकेंड हैंड कार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं लो एंड कारों की कीमत काफी तेजी से बढ़ी है। क्रिसिल के मुताबिक बीते 4 साल में छोटी कारों के दाम 15 से 20% तक बढ़े हैं। हालांकि इसकी वजह कार सेफ्टी के नियम भी है, जिनके बाद ABS, एयरबैग, स्पीड वार्निंग अलार्म, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, क्रैश टेस्ट नियम जरूरी हो गए हैं, जिसके चलते ये कारें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसके अलावा एक वजह ये भी है जिसने छोटी कारों की बिक्री घटाई है, और वो है सेकेंड हैंड कार। कोरोना काल के दौरान 5 लाख रुपए से कम दामों वाली कार को लोगों ने काफी पसंद किया। 65% यूजर्स ने कोविड-19 वजह से सेकेंड हैंड कार खरीदने का मन बनाया, जबकि पहले ये लोग नई कार ही खरीदना चाहते थे, क्योंकि सेकेंड हैंड कार में लोगों को कम दाम में आसानी से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां भारत में इस्तेमाल की गई कार का बाजार जहां 3.8 मिलियन यूनिट था, वहीं उम्मीद है कि 2025 तक ये बाजार 8.2 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं, देखते हैं माजरा क्या है। हमारे साथ वेंकेश गुलाटी जो कि अध्यक्ष हैं फाडा के, और टूटू धवन जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं, दोनों जुड़ गए। वेंकेश सर, पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि डेटा भी आपका ही है, ये चक्कर क्या है, अब क्या बात हो गई है, ये गड्डी चाहिए तो वड्डी चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। बहुत अजीब सी सिचुएशन में है हम लोग। कार मार्केट में हम एक तरफ कह रहे हैं ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि वेटिंग पीरियड है, कुछ गाड़ियां 22 महीने की वेटिंग में है, 1 साल से ऊपर की वेटिंग है, और एक तरफ जब हम एंट्री लेवल की बातें करते हैं तो वहीं पे डिमांड कम है, गाड़ियों का स्टॉक ज्यादा है, जिसका क्लियर इंडिकेशन आता है जो एंट्री लेवल का कार सबसे बड़ी बनाते हैं उनका मार्केट शेयर गिर रहा है। तो इस समय एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, एक ही सेगमेंट में एंट्री लेवल अच्छा नहीं कर रहा है और एक प्रीमियर सेगमेंट, यहाँ मैं बोल सकता हूँ SUV सेगमेंट है जहां पे डिमांड इतनी ज्यादा है। ये सवाल टूटू सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो ये प्राइस ब्रैकेट है इसमें भी एक देखिए फ़र्क आ गया है, क्योंकि इतने सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो एक जो हैचबैक है उसका अगर आप टॉप वेरिएंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सब 4 मीटर SUV के मिड या बेस वेरिएंट के आसपास आने लग गया है। तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग कहते हैं कि प्राइस डिफरेंशियल थोड़ा सा आपस में ओवरलैप कर रहा है? प्राइस डिफरेंशियल ओवरलैप कर रहा है, वो तो एक डेफिनेट एक कारण है, पर दूसरा कारण ये है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है, जिसके साथ हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम भी अब है, जो हम वी कैन स्टार्ट इंडल्जिंग इन आवर पैशन। तो हर एक इंसान चाहता है कि ही आल्सो मस्ट हैव समथिंग सुपीरियर टू बी एबल टू शो कि ही इज आल्सो डूइंग वेल। तो ये हमारी इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि दैट वी आर डूइंग प्रीटी वेल, और कोविड होने के बावजूद सम वर्किंग स्टाइल्स हैव चेंज्ड। कुछ लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कह दिया कि आप वहीं से परमानेंट काम करेंगे, तो उनकी अपनी भी तो देखिए लागत कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग देयर बिल्डिंग्स एंड डूइंग द ओवरहेड्स, वो सब चीजें उनकी अब खत्म हो गई। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि ये पिछले 2 साल के कोविड के अंदर हमारे को दुनिया को सिखा दिया है कि हाउ टू लिव इवन अंडर सच स्ट्रेस, एंड साथ साथ में हमारी प्रोडक्शन भी आई प्रिज्यूम इज बिकम बेटर, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है इज आल्सो फ्लरिशिंग वेल। वेंकेश ये सवाल आपसे था मेरा, ये ना सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा छोटी गाड़ियां, हम कहते हैं हैचबैक
नहीं बिक रही हैं, एसयूवीज बिक रही हैं, लेकिन एसयूवीज की जो डेफिनेशन थी, जिसको हम प्रॉपर एसयूवीज कहते थे, जब एक समय पे केवल स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, सफारी ये एसयूवी होती थी, आज के ज़माने में आप नीचे से शुरू करें तो आपको 5 लाख से एसयूवी मिल रही है और हर गाड़ी को आप एसयूवी बता सकते हैं। कहीं ना कहीं क्विड और एस क्रॉस में भी आपको 4 एसयूवी वाले फीचर जरूर मिल जाएंगे। तो क्या जो डेफिनेशन है छोटी गाड़ी की और एक बड़ी गाड़ी की, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसको एसयूवी बोलें और किसको हैचबैक बोलें, क्योंकि 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ जिसमें मैं बता नहीं सकता हूँ किसको मैं हैचबैक कहूँगा या एसयूवी कहूँगा। उत्कर्ष, बेसिकली अगर आपको याद हो, जब सैंट्रो लॉन्च हुई थी तब लोगों ने कहा था कि ये गाड़ी कुछ थोड़ा सा अजीब सी है, बिकॉज ऊंची थी गाड़ी, लेकिन तब हमने उसको कंपैक्ट एसयूवी का नॉमिनकल्चर नहीं दिया था। लेकिन आते आते जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया और सब-4 मीटर का गवर्नमेंट का जो टैक्स का स्ट्रक्चर आया, जिसमें कि सारे ही मैन्युफैक्चरर्स ने सब-4 मीटर में एसयूवी लॉन्च करने की होड़ पैदा कर दी, जो कि अगर आपको याद हो तो फोर्ड ने सबसे पहले इको स्पोर्ट लॉन्च की थी। उसकी वजह से धीरे धीरे ये सेगमेंट कंफ्यूजन सी हो चुकी है। हम हिंदुस्तानी आज भी जब हम बात करते हैं, हमारे लिए गाड़ी बजट होती है कि मुझे 5 लाख की गाड़ी चाहिए, 8 लाख की चाहिए या 20 लाख की चाहिए। कोई भी उस डेफिनेशन पे नहीं जाता कि कंपैक्ट एसयूवी है कि एसयूवी है कि हैचबैक है कि एंट्री लेवल है। उसको एक कार चाहिए होती है, एक बजट होता है। हाँ, ये जरूर वो देखता है कि मुझे सेडान चाहिए कि नहीं क्योंकि उसमें बूट मिलता है, या मुझे एसयूवी चाहिए कि नहीं। बाकी आप कंपैक्ट एसयूवी की बात करें या एंट्री लेवल कार की बातें करें, सभी 5 सीटर हैं, सभी में पीछे जगह कम है फॉर लगेज। तो ये जो सारा सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन शायद हमारे मैन्युफैक्चरर्स, एनालिस्ट और हम जैसे लोगों ने इसको पैदा कर दिया है। आज भी कस्टमर जब गाड़ी लेने आता है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे एसयूवी चाहिए या कंपैक्ट एसयूवी चाहिए, वो यही चाहता है कि मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर मिले थोड़ा सा, क्योंकि हमारे शहर की या गांव की रोड जैसी है, और मेरा बजट 5 से 8 लाख है। तो इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या है कि ये जो कोविड से या कोविड से थोड़ा पहले ही बोलूं, जब से सब-4 मीटर का प्रचलन ज्यादा चालू हुआ, तभी से ये छोटी गाड़ियों की तरफ ध्यान लोगों का कम आकर्षित होने लग गया। फाइनेंस थोड़ा सा इजी हो गया। अगर आपको आज एक ऑल्टो लेनी है और ऑल्टो की जगह आप एक कंपैक्ट एसयूवी लेनी है, जिसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, आपको मार्जिन मनी में मुश्किल से 10-20% पैसा लगाना पड़ता है और आपको एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है। तो ऑब्वियसली जिसको भी मौका मिलता है वो चाहेगा, एस्पिरेशनल वैल्यू है, इमेज बिल्डिंग है कार खरीदना, वो चाहता है कि एक मैं बड़ी गाड़ी ले लूं। लेकिन जब कोई आदमी 2 व्हीलर से कार पे अपग्रेड करता है या सेकेंड हैंड कार से जब नई गाड़ी पे अपग्रेड करता है, उसके लिए एंट्री लेवल की जो प्राइस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपितु कि वो कंपैक्ट है कि एसयूवी है। और आज की डेट में अगर आप देखिए, जो पिछले 2 साल में चेंजेस आए हैं, BS4, फीचर ऑफ सेफ्टी, ये सब चीज, इन सब की वजह से लगभग गाड़ी की कीमत 20% ऊपर जा चुकी है और वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू सर, विंकेश सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ स्वदेश और में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।